हमने ये टॉपिक छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हमने बहुत कुछ जनरल प्रोसीजर स्टार्ट की थी। हमने पढ़ा था कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, हमने आइडेंटिफिकेशन देखा, किसी स्पीशीज का सबसे बेस्ट कैरेक्टर चूज करना पड़ता है, वो बेस्ट कैरेक्टर चूज करने के हिसाब से उसका बेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, राइट। इफ एनी ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट चूज द बेस्ट कैरेक्टर देन द आइडेंटिफिकेशन वुड बी रॉन्ग। इफ द आइडेंटिफिकेशन वुड बी रॉन्ग देन द nomenclature will also be wrong, right? Suppose that you are named upon that which character you possess when you were born। जब आप जन्मे थे तो पंडित जी आपको बताता है ए अक्षर पे इसका नाम लिखिए, बी अक्षर पर इसका नाम रखिए। मतलब the पंडित is certifying a name to you that this name is best for you। Why? Because उसको पता है। Suppose that you are very शांत, आप बहुत शांत हो, आप शांत स्वभाव, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हो, या आप बहुत हम्बल नेचर के हो, रेस्पेक्टफुल नेचर के हो। सपोज देयर इज ए गर्ल जो जिसका नेचर, वो जो कुंडली पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने नेचर पढ़कर ऐसा रखा कि हाँ ये बहुत शांत नेचर है, इसका रेस्पेक्टफुल नेचर है। तो सपोज दैट दे सजेस्ट ए नेम कि इसका नेम क अक्षर से, इस बच्ची का नाम क अक्षर से लिखना है, राइट। और पेरेंट्स जब उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसका नाम वो कोमल रख देंगे। तो ये कोमल नेम रखना का प्रोसीजर, नोमेनक्लेचर, किसी स्पीशीज का नोमेनक्लेचर है, किसी स्पीशीज का, ह्यूमन सी है वो भी, एक छोटी सी बच्ची है वो भी ह्यूमन से मतलब स्पीशीज है। किसी स्पीशीज का नाम रखने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या फॉलो अप करना जरूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो पहले जरूर जब वो बच्ची छोटी सी आई होगी तब ये तो आइडेंटिफाई किया ही होगा उसके कैरेक्टर देखकर कि शी इज ए गर्ल और ही इज ए बॉय। गर्ल और बॉय को सेपरेट अगर पता कर दिया, हाँ अब हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो उन्होंने कैरेक्टर रेफर किया, व्हाट इज द बेस्ट कैरेक्टर, उन्होंने देखा कुंडली पढ़कर कि इसका इस हिसाब से कैरेक्टर है, देन दे डू देयर आइडेंटिफिकेशन एंड फाइनली नोमेनक्लेचर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टैक्सोनॉमिक प्रोसीजर। किसी का कैरेक्टर देखकर आइडेंटिफाई करना, उसका नाम रखना और फाइनली उसको एक क्लास में डाल देना, राइट। तो दिस इज व्हाट टैक्सोनॉमी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ लास्ट टॉपिक में जो मैंने आपको चीजें बताई थी, उसी चीजों को कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। तो आई टोल्ड यू दैट 1 मई, ठीक है, 1 मई 1753, ठीक है, 1 मई 1753 वॉज द डेट जब कैरोलस लिनस ने, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने ये चीज डिस्कवर की थी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके पहले की कंडीशन क्या थी, इसके पहले के वर्नाकुलर और पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर वेयर फॉलोड। बट आफ्टर 1 May 1753 Carolus Linnaeus stated that binomial nomenclature will only be accepted। which nomenclature? Binomial nomenclature will only be followed। ऐसा बता दिया गया, राइट। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, क्वेश्चन विल अराइज दैट अगर कोई स्पीशीज का नोमेनक्लेचर 1752 में हुआ है, 1753 में हुआ है, देन 1754 मानकर चलो, एंड 17, ठीक है, राइट, 1759। Suppose that there is a MCQ question for you and 4 options are available, A, B, C and D, and the question I am saying that from the following year, ठीक है, इस चारों ईयर्स में से ऐसा कौन सा ईयर होगा, ठीक है, जिसके पहले किसी स्पीशीज का नोमेनक्लेचर किया होगा, तो वो सही होगा या नहीं होगा। तो अच्छे से देखना, व्हाट डज रूल ऑफ रिजेक्शन एंड रूल ऑफ सिलेक्शन स्टेट, ठीक है, एक रूल ऑफ रिजेक्शन और एक रूल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, राइट। तो रूल ऑफ सिलेक्शन क्या है, किसी स्पीशीज का नाम अगर तुमने दिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्पीशीज का नाम अगर सपोज दैट कि 2 अक्षर पर नहीं 2 से ज्यादा वर्ड्स पर दिया है, मतलब वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ट्रूली फॉलो करता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो एक से ज्यादा नोमेनक्लेचर मतलब ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करता होगा। कोई स्पीशीज का नेम अगर 1 में 1753 के पहले होगा तो दैट नेम इज रिजेक्टेड, दैट नेम इज नॉट फॉलोड। तो 1 में 1753 इज द डेट। तो अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शंस गिवन हियर, कौन सी डेट है जिसके पहले किसी स्पीशीज का अगर नेम डिस्कवर्ड हुआ है तो वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, दैट इज 1752 इज द ईयर। रिमेंबर, तो 1 में 1753 वाज द डेट जब कैरोलस लिनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से कुछ रूल्स ऑफ, ठीक है, रूल्स ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन दे दिया। बेसिकली रिजेक्शन कैसा, अगर आप 1753 के बाद किसी भी स्पीशीज का नाम करो एंड अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट इज सिलेक्टेड, राइट। सपोज दैट अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको काम दिया है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप थोड़ा ही काम करते हो या पूरा काम करते हो, डजंट मैटर,
बट वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका काम होना चाहिए। जैसे एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है ना, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पेपर हो जाना चाहिए। आइदर इन दैट कंडीशन आप 10 बजे सिर्फ एक लाइन लिखो, या 10 बजे से 1 बजे तक आप पूरा पेज भर दो, 3 घंटे तक आप लिखते रहो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है 10 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो आपका टाइम है, उसी ड्यूरेशन में आपको पूरा पेपर लिखना पड़ेगा, राइट। नो एक्स्ट्रा एंड नो लेस टाइम, दैट इज द फिक्स्ड टाइम। तो उस टाइम के अंदर जिस किसी ने भी पेपर लिखा उसका पेपर चेक किया जाएगा, ठीक है। राइट, 3 इडियट्स देखा ही होगा आपने, लास्ट में वो तीनों जन लेट हो जाते हैं तो पेपर मिक्सअप कर देते हैं बिकॉज वो लेट हो गए थे इसलिए। तो नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, राइट। तो अगर एक फिक्स ड्यूरेशन में नहीं पेपर लिखा गया तो आइदर दैट वुड बी रिजेक्टेड और वुड नॉट बी सिलेक्टेड। अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसका सेकंड वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो फर्स्ट में 1753 इज द डे जब कार्लस लिनस ने ये स्टेट किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देयर आर द रूल्स ऑफ सिलेक्शन। अगर कोई स्पीशीज का नाम 1750 में 52 में लिखा गया है, वुड द नेम ऑफ द स्पीशीज कैन बी सिलेक्टेड? आंसर इज नो। 1753 में लिखा है, सिलेक्ट हो जाएगा। 1754 यस, 1759 यस, राइट। सो रिमेंबर दिस डेट, फर्स्ट में 1753 कार्लस लिनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से कुछ रूल्स बनाए थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी इज दैट हमने रूल्स पढ़े, ठीक है। तो रूल्स में हमने देखा कि 1952 अप्रॉक्स 1952 में ICBN and ICZN. I told you 1952 means approx mid 90s, ठीक है, mid 1950s, ठीक है, ऐसे समझो। तो how many years there passed after the formation of binomial nomenclature till the formation of the rules by the ICBN and ICZN? तो अप्रॉक्स आप काउंट कर लो, 1753 में कार्लस लिनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, उससे लगभग 200 साल बाद ICBN एंड ICZN ने नोमेनक्लेचर के रूल्स लाए कि किस हिसाब से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स सेट किए जाएंगे। इस हिसाब से, इस प्रायोरिटी से आपको किसी भी स्पीशीज का नाम लिखना है, ठीक है। जो हम रूल्स डिस्कस कर चुके हैं उसको मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा, पर देयर आर समथिंग दैट आई हैव टू टेल यू इज दैट यू नो कि ICBN में क्या आता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड हियर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, राइट। देयर इज अ ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग दिस कि इसमें ICBN में फॉर आता है, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आया है, और ICZN में ऑफ आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो सिंपल इज दैट टू रिमेंबर द वर्ल्ड मोस्ट रिनोड मैगजीन, जिसको हर कोई पढ़ता है, ठीक है, दैट इज फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स, ठीक है, आपने सुना होगा। फोर्ब्स मैगजीन इज द वर्ल्ड मोस्ट रिनोटेड मैगजीन, जिसमें हर कोई पर्सन के बारे में, रिच पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फॉर comes in botanical nomenclature. This is the point that you have to remember. ये छोटे छोटे क्वेश्चन एंट्रेंस पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो for means what? For botanical nomenclature, international code for botanical nomenclature. You can remember it as Forbes magazine, ठीक है। I repeat, FORB, Forbes magazine, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हमने सभी पढ़ लिए। अब आपको एक एग्जांपल देकर मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ICBN और ICZN कितने साल बाद आया, 1753 के 200 ईयर लेटर आया, ठीक है। और उसने पूरे रूल्स दे दिए कि ये रूल से प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। जो भी आपको रूल्स पता है मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, बट वन थिंग आई नीड टू टेल, देयर वाज ए रूल। व्हाट वाज दैट रूल, सर? दैट रूल वाज इफ ए स्पीशीज, ठीक है, ऐसे देखना, वो रूल ये था, द मोस्ट ऑफ द वर्ड फॉर एनी बायोलॉजिकल नेम, आइदर जेनेरिक नेम और आइदर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जेनेरिक नेम और द स्पेसिफिक एपिथेट, द वर्ड शुड बी originated or the word should be selected from a Latin language. If the word is not selected, then the word must be Latinized. इसको समझते हैं, ठीक है। अगर कोई वर्ड लैटिन लैंग्वेज से नहीं सिलेक्ट किया जाता है चलेगा, पर उसको लैटिनाइज करना जरूरी है। यू नो, लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ। यू नो आलू, दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम,
सम। सो पूरे रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट कैपिटल लिखा, सेकंड स्मॉल लिखा, हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लिया, राइट। 3 से लेकर 12 वर्ड ये लेटर रहना है, यहाँ पर भी 3 से 12 रहना है। नाउ सोलानम क्या है? जेनेरिक नेम है। ट्यूबरसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। पॉइंट इज दैट ट्यूबर इज व्हाट सर? ट्यूबर इज ए इंग्लिश नेम, ट्यूबर इज नॉट ए लैटिन नेम, ट्यूबर इज ए इंग्लिश नेम। क्वेश्चन आया है, अच्छे से देखना। क्या रूल बोला? द वर्ड शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए लैटिन लैंग्वेज। इफ द वर्ड इज नॉट सिलेक्टेड फ्रॉम ए लैटिन लैंग्वेज, द वर्ड शुड बी लैटिनाइज्ड। सो ट्यूबर फॉर्मेशन, सोलानम एक पोटैटो, सोलानम बेसिकली एक पोटैटो फैमिली है। सोलानम पोटैटो फैमिली मतलब पोटैटो के मेंबर्स आते हैं बेसिकली। सोलानम एक जीनस है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सोलानम इज ए जीनस जिसमें ट्यूबर बनते हैं। तो सोलानम ट्यूबरसम क्या हो जाएगा? पोटैटो हो जाएगा। तो ये ट्यूबर क्या है? ट्यूबर एक इंग्लिश नेम है, इसको लैटिनाइज किया गया तब ये जाकर ट्यूबरोसम बना। ठीक है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इंग्लिश नेम इज ट्यूबर, ट्यूबरोसम इज ए लैटिन वर्ड, राइट। तो अगर कोई लैटिन से आप वर्ड चूज नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, अगर दूसरे कोई लैंग्वेज का आपको अगर वो वर्ड है तो उस वर्ड को आपको लैटिनाइज करना पड़ेगा। तो ट्यूबर था इंग्लिश वर्ड, उसको लैटिनाइज करके ट्यूबरोसम बनाया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अकॉर्डिंग टू द ICBN एंड द ICZN, राइट। तो ये अच्छे से याद रखना रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज देयर आर सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, देयर आर सम वर्ड अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं हैशटैग लगा देता हूँ यहाँ पर नीट। अच्छे से देखना इसको, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े, बहुत अच्छे से ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट इज, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैटला, 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 ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लैटिन में नहीं लिख रहा हूँ, इटालिक्स में नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली कैटला, कैटला मैंने ये लिखा। दूसरा मैं लिख रहा हूँ रेटस, 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 ठीक है, इसको भी अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, आपको पता है। और थर्ड में लिख देता हूँ नाजा, 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 राइट, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। व्हाट इज दैट? ठीक है, अच्छे से, नाजा, नाजा जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, राइट, स्पेसिफिक एपिथेट बेसिकली। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग 3 साइंटिफिक नेम दिख रहे हैं, राइट। तो इन योर कॉपी यू हैव टू राइट ए पॉइंट, और वो पॉइंट ये है, ठीक है, दैट पॉइंट इज व्हेनेवर द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम इज सेम, ठीक है, generic name and the specific epithet, basically generic name and the specific epithet is same, then that concept or that procedure is called as टॉटोनिम, ठीक है, TAUTONYM, ठीक है, टॉटोनिम। तो टॉटोनिम क्या होता है? when the generic name is exactly same equals to the specific epithet, generic name और specific epithet बराबर बराबर होगा। Again I need to tell you कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्यों? एपिथेट का मतलब आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, सिंपल से उसको लर्न करो। एपिथेट का मतलब क्या होता है? एपिथेट मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज दैट कि XYZ, सपोज दैट मैं मेरा सरनेम लिख रहा हूँ चौहान, इसमें मेरी सिस्टर आती है, मैं खुद आता हूँ, राइट। मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। माय सिस्टर नेम इज नेहा, माय नेम इज रोहित, वेरी सिंपल। ये एक सरनेम है जिसमें 2 मेंबर्स आते हैं। आई कैनॉट एक्सप्लेन सिंपल में मैं चौहान को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों पता है? बिकॉज उसमें 2 पर्सन आते हैं, एक नेहा और एक मैं खुद। ये दोनों स्पीशीज को एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल होगा, बट क्या ये सरनेम को एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल होगा? नहीं। आप पोटैटो के फैमिली के सामने खड़े रहकर आप उस पोटैटो के फैमिली को मेंबर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सपोज मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल रहता है, और आपको किसी ने बोला कि इस स्कूल में एक आदित्य नाम का स्टूडेंट रहता है, ठीक है, आदित्य नाम का स्टूडेंट रहता है, और आदित्य नाम का स्टूडेंट जिस क्लास में बैठा हुआ है, उस क्लास में जो टीचर है, ठीक, उसका नाम मानकर चलिए, उसका नाम, उस सिस्टर का नाम जो आदित्य को पढ़ाती है, उसका नाम जोसेफ सिस्टर है। अब देखते हैं अच्छे से, जोसेफ सिस्टर क्या सिर्फ आदित्य को पढ़ा रही है? बिल्कुल नहीं। जोसेफ सिस्टर बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इक्वली पढ़ा रही है। तो जोसेफ सिस्टर इज ए मेन प्रॉपर्टी दैट इज होल्डिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स।
Aditya is the member, Aditya is the student of a class in which the teacher is Joseph. तो क्या आप जोसेफ टीचर को आइडेंटिटी, जोसेफ टीचर की आइडेंटिटी बना सकते हो? यू कैन नॉट मेक. व्हाई? देयर आर मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास. अगर आपको जोसेफ टीचर की प्रॉपर्टी पता रखना है तो आपको हर एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी चाहिए, तब आप इस टीचर के बारे में लॉजिक अप्लाई कर सकते हो. Why? Because this teacher is handling आदित्य इक्वली, और कोई दूसरे गर्ल को भी वो टीचर इक्वली हैंडल कर रहा है. मतलब टीचर एक है, स्टूडेंट सभी को संभाल रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या हूं? अगर मैं एक टीचर हूं, अगर मैं दूसरे स्टूडेंट सभी को संभाल रहा हूं, तो दैट स्टूडेंट की आइडेंटिटी आप पता कर सकते हो, एक टीचर की आइडेंटिटी नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा अगर एक सरनेम है, उस सरनेम को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी नहीं है. उसके अंदर जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहा हो, उस स्पीशीज के साथ जब सरनेम आएगा तब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो मैं बोलूंगा, सपोज दैट एक गर्ल है जिसका नाम है नंदिनी, और एक बॉय है जिसका नाम है आदित्य, और टीचर जो है उसका नाम है जोसेफ, सपोज. तो जोसेफ आदित्य, जोसेफ नंदिनी. जोसेफ इज व्हाट? जोसेफ इज ए टीचर, right? Joseph is what? Joseph is a teacher. Aditya and Nandini both are the students, which is common for a Joseph teacher. तो आदित्य और नंदिनी, these are the branches of a common stem. ठीक है, एक मेन ब्रांच के, एक मेन स्टेम के, एक मेन प्लांट के पार्ट के ये दो टहनियां है, आदित्य और नंदिनी. तो आप क्या एक सिंपल टहनी को पढ़ सकते हो? आप क्या सिर्फ एक टीचर को जान सकते हो? नहीं. यू नीड टू मोर गेट एक्सप्लेनेशन. आपको एक्सप्लेनेशन क्या वो जोसेफ दे सकता है? नहीं, जोसेफ टीचर नहीं दे सकता है. बेटर एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है आपको? आदित्य एंड नंदिनी, राइट? तो नंदिनी और आदित्य आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसी तरीके से एपिथेट, एपिथेट ये वर्ड आपको उस जीनस के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? कैटला. कैटला, दिस इज व्हाट? दिस इज ए स्पेसिफिक एपिथेट, राइट? और ये कैटला क्या होगा? कैटला बेसिकली आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा. कैटला इज द नेम ऑफ फिश, रेटस, रेटस इज द नेम ऑफ ए रैट, एंड नाजा, नाजा यू नो इट इज द नेम ऑफ ए स्नेक, राइट? तो ये जो नाजा नाजा आपको दिख रहा है, जेनेरिक नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट. दिस इज गिविंग द एक्सप्लेनेशन टू द जेनेरिक. आई होप यू आर क्लियर. एपिथेट का मतलब है वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है. सर जेनेरिक नेम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्या? आंसर इज नॉट एज कंपेयर टू द एपिथेट. वो एक एडजेक्टिव है. नाउ टॉटोनिम मीन्स क्या? whenever the generic name and the specific epithet are same, then it is called as tautonym, right? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट? तो इसमें आप देख रहे होंगे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट कॉमन है. कैटला, कैटला सेम है. रेटस, रेटस सेम है. नाजा, नाजा सेम है. और बता दूं, रेड फॉक्स को वल्पियस, वल्पियस कहते हैं, सेम है. रेड फॉक्स आपने देखा नहीं होगा, गूगल पर सर्च करना, वल्पस, वल्पस आपको दिखेगा. तो दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली एक नेम है रेड फॉक्स का. तो दोनों भी जहां पर भी एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट दोनों आपको सेम दिखेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज टॉटोनिम, राइट? अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो बिफोर लर्निंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यू नीड टू बी मोर फोकस्ड अपॉन कि एक मेन सब्सटेंस के नीचे अगर कोई नीचे और रहता है तो उसको क्या कहते हैं? सब वर्ड लगाया जाता है. जैसे आपकी क्लास के नीचे, ठीक है, your class is 11, your class is 11, your 11th class is having 3 subdivision A, B and C. These are the 3 subdivision. This 11th is a class. This 11th is a class. What is A, B and C? These are basically called as sections. Can I call it as subclasses? Suppose that your 11th class is divided into 11th A, 11th B, 11th C. क्लास एक है, 11 सेक्शन ए बी सी 3 है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? सब क्लासेस. तो क्लास से छोटा सब क्लास, ठीक है? तो हमेशा सब कहाँ लगाया जाता है? जो उसके नीचे हो या आगे तरफ हो, ऐसा उसमें सब लगाया जाता है. तो इफ आई एम सेइंग ए बायोलॉजिकल नेम इज एक्स वाई, अगर एक बायोलॉजिकल नेम एक्स और वाई है तो वाई वुड बी योर जेनेरिक नेम डेफिनेटली. X would be your generic name definitely, and y would be your specific epithet. Y क्या होगा आपके लिए? specific epithet होगा. तो अगर मैं यहाँ पर Z लिख रहा हूँ, if I am putting here Z, then what is Z? Z is a specific epithet के आगे क्या आएगा? सब specific epithet. तो ये हो जाएगा मेरा सब specific epithet, ठीक? तो generic name, specific epithet. ये कितना नेम था सर?
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नोमेनक्लेचर फॉलो कर रहा था। सर ये जेड आ गया, तीन नोमेनक्लेचर, एक नाम में तीन तीन वर्ड आ रहे हैं सर। पहले जेनेरिक नेम था ही हमेशा से, अब आ गया स्पेसिफिक एपिथेट। अब अगर आगे देखा तो सर इसके आगे सब स्पेसिफिक एपिथेट आ गया। इसका मतलब देखा जाए तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ट्रूली फॉलो नहीं कर रहा है। इज दिस फॉलोइंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? क्या आपको यहाँ बाइनोमियल दिख रहा है? देखो, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड, जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट, दो ही हुआ सर, तीसरा कहाँ से आया? तो रिमेंबर, आई विल एक्सप्लेन यू अच्छे से। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसी के हिसाब से फिर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो एक स्पीशीज है, ठीक है, इसका नाम है फूल गोभी। फूल गोभी, पत्ता गोभी, दोनों में गोभी आया, हाँ, ठीक है। दोनों एक कॉमन जीनस के आते हैं, कॉल्ड एज ब्रासिका। फूल गोभी, पत्ता गोभी, और आप गाट गोभी बोल सकते हो, जो यूपी में मिलती है, गाट गोभी बोलते हैं उसको, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत कम मिलती है गाट गोभी। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसमें कॉमन जीनस आता है, कॉमन जेनेरिक नेम आता है, इसका नाम होता है ब्रासिका। सभी में एक और एक टर्म है सर, गोभी, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है सर। किसी में पत्ता है, किसी में फूल है, किसी में गाठ है, ठीक है। तो एक का नाम है पत्ता गोभी, एक का नाम है फूल गोभी, एक का नाम है गाठ गोभी। सभी में गोभी है, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो अलग है। तो रिमेंबर ए पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस नीट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही एक्सटेंशन एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। whenever it is necessary, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सटेंड करके ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो अप किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखकर बताता हूँ, ठीक है, देखना अच्छे से। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इसी 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 कॉन्सेप्ट में पहले आपने बी ए लिख लिया है। ए क्या है आपका? टॉटोनिम। जब भी किसी स्पीशीज का जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम रहेगा, वो क्या हो जाएगा आपके लिए? टॉटोनिम। अगला जो आपका आपके लिए आएगा वो है ऑटोनिम, ठीक है, ऑटोनिम, राइट। ऑटोनिम हमको पढ़ना है। तो ऑटोनिम है क्या, राइट। तो अगर मैं एक ह्यूमन का नाम बोलूं तो मैं लिखता हूं यहाँ होमो, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स क्या होगा सर? जेनेरिक नेम, ये मेरे लिए जेनेरिक नेम है, ठीक है। वाई क्या होगा सर? ये मेरे लिए स्पेसिफिक एपिथेट है। जेड क्या होगा? ये मेरे लिए स्पेसिफिक के आगे सब स्पेसिफिक, और आगे हाँ सब स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, ठीक। तो होमो मतलब ये मेरे लिए एक जेनेरिक नेम है, सेपियंस ये मेरे लिए एक स्पेसिफिक एपिथेट है, और आगे सेपियंस आया, ये मेरे लिए सब स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। नाउ इसी एग्जांपल से लेकर और एक एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। सपोज आई एम राइटिंग, यहां लिखते हैं, देखो उसको अच्छे से। सपोज आई एम राइटिंग ब्रासिका, ब्रासिका ओलारेशिया, ब्रासिका ओलारेशिया कॉम्पेस्ट्रीज, ठीक है, पेस्ट्री नहीं है, ब्रासिका, ब्रासिका ओलारेशिया, ब्रासिका ओलारेशिया कॉम्पेस्ट्रीज, ये मैंने एक वर्ड लिखा, ठीक है, एक साइंटिफिक नेम लिखा। ऐसे ही मैं और एक काम करता हूं, मैं यहाँ लिखता हूं ब्रासिका ओलारेशिया, ब्रासिका ओलारेशिया ब्यूटेरिकस, सपोज दैट। आपके लिए वर्ड कंफ्यूजन होगा, आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पर फोकस करना है। और एक लिख देता हूँ ब्रासिका ओलारेशिया, एक साइंटिफिक नेम है, ब्रासिका ओलारेशिया कोलियोरापा, कोलियोरापा, ठीक है। अब देखो, ये जो ऊपर वाला है ना, ये ब्रासिका ओलेरेशिया कॉम्पेस्ट्रिस, दिस इज योर पत्ता गोभी, ठीक है, ब्रासिका ओलेरेशिया कॉम्पेस्ट्रिस। तो एक बात देखो, ब्रासिका ओलेरेशिया, ब्रासिका ओलेरेशिया, ब्रासिका ओलेरेशिया, क्या सब में गोभी कॉमन नहीं थी? कॉमन थी, बट सब में किसी में पत्ता था, किसी में फूल था, और किसी में गांठ था। गांठ थी, गांठ बेसिकली नोड्स, एक कंडेंसेशन ऑफ द नोड्स होता है, इसलिए उसको गांठ कहते हैं। उसको कंफ्यूजन मत करो, उसको छोड़ दो। सिर्फ गांठ गोभी एक टाइप की गोभी रहती है, आपने यहाँ महाराष्ट्र में मिलती नहीं है, इसलिए आपने कभी देखी भी नहीं है और खाई भी नहीं है, मैंने खाई है। तो ब्रासिका ओलेरेशिया इज ए गोभी, ब्रासिका ओलेरेशिया यहाँ पर गोभी है, ये भी गोभी है। बट आगे जैसे ही मैं कॉम्पेस्टिज लगा दूंगा ना, आगे अगर मैंने यहाँ पर कॉम्पेस्टिज ये वर्ड यूटिलाइज कर दिया, तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये मेरे लिए बन जाएगा फूल गोभी, ये मेरे लिए बन जाएगा, सॉरी, ये कॉम्पेस्टिज जो है ब्रासिका ओलेरेशिया कॉम्पेस्टिज, ये मेरे लिए बन जाएगा पत्ता गोभी, और ब्रासिका ओलेरेशिया ब्यूटारिकस जो आपको दिख रहा है मेरे लिए बन जाएगा फूल गोभी, और लास्ट वाला है जो गार्ड गोभी,
तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सर whenever, very carefully, this is what generic name specific epithet. सर इतना हो गया ना, हमने बोला था आपने बोला था लंबा लंबा नाम नहीं रहना है, ओके सर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करना है, बिल्कुल फॉलो अप किया, दिख रहा होगा आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बट whenever required, if the binomial nomenclature is not suitable for naming any of the single species, then there is the extension of the binomial nomenclature. Which nomenclature then would be followed? That is trinomial nomenclature. Trinomial nomenclature follow up किया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, कितने आपको नेम दिख रहे हैं? नोमियल मींस नेम, कितने नेम दिख रहे हैं? 3 नेम दिख रहे हैं, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट एंड व्हाट, सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये थर्ड वाला कॉम्पोजिट क्या हो जाएगा मेरे लिए? सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो लुक इट वेरी केयरफुली, all the gobies, if the sub-specific epithet is given, then all the gobies get a separate naming, a separate nomenclature. So if the binomial nomenclature is not able to successfully name any of the species, then binomial nomenclature is extended into trinomial nomenclature for giving separate and fixed identity to a individual species. So this is Brassica oleracea, गोभी, कंपस्टिस लगाया तो सम कैरेक्टर्स मिला सर पत्ता गोभी है। अगर यहाँ लिख रहा हूँ मैं ब्रासिका ओलेरेशिया, बेटारिकस लिखा, मतलब पता चला सर पूरी गोभी है, ये गाढ़ गोभी है, मतलब सब में गोभी है लेकिन सब में 3 प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो अलग दिखी। तो दिस इज व्हाट ये इस तरीके से स्पीशीज, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे जीनस आते हैं, आप उसमें कंफ्यूजन मत करो, जो एग्जाम में आएगा हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा उसी को देखते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट इस वक्त क्या है? वी आर मोर फोकस्ड अपॉन व्हाट डू आई मीन बाय ऑटोनिम। ऑटोनिम क्या होता है वो हमको देखना है, ठीक है। तो बात की जाए अगर ऑटोनिम की, तो आपको यहाँ पर ये आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज हाउ टू राइट। इसमें एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करो, इसमें आप कॉमन चीज आप जैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज द नेम ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन का नाम है। क्या इसमें आपको सेपियंस और सेपियंस कॉमन नहीं दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है? तो सेपियंस इज ए वर्ड, सेपियंस आपको दिखा, यहाँ पर भी सेपियंस दिखा। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, व्हाट डू आई मीन बाय होमो सेपियंस सेपियन, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट फॉर नाउ I want to tell you that if the specific epithet and the sub-specific epithet is the same, आपको दिख रहा होगा, पहले हमने क्या लिखा था? कैटला, जेनेरिक स्पेसिफिक दोनों सेम था, ना जा, ठीक है, राइट अप। तो सभी में जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट वाज सेम, वो था टॉटोनिम। यहाँ पर देखो अच्छे से, जेनेरिक नेम इज नॉट सेम टू स्पेसिफिक एपिथेट, generic name is also not same to subspecific epithet, but one point you can focus, specific epithet is similar to subspecific epithet. So what is autonym? You can write on your own, whenever in a biological name if the specific epithet and the subspecific epithet are having the same name, then it is called as autonym. समझा? So there are two words, one is tautonym and what is autonym. अगर आपका दिमाग चल रहा है, बेसिकली चल ही रहा होगा, घर पर बैठे हो आराम से, तो एक चीज आप फोकस कर सकते हो। ऑटोनिम में तीनों भी एग्जांपल हमने किसके लिए? कैटला फिश है सर, रेटस रैट है सर, नाजा स्नेक है। ऑटोनिम में जितने भी 3 एग्जांपल लिए, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम, दे आर ऑल 3 आर एनिमल्स, पहला पॉइंट। तो टॉटोनिम में टॉटोनिम किसके लिए लागू होता है? प्योरली एनिमल्स, लिखो मत, और देखो ऑटोनिम में होमो सेपियंस ये किसका नाम है? दिस इज द नेम ऑफ ह्यूमन साइंटिफिक नेम अगर मैं लिख रहा हूँ होमो सेपियंस, इसमें आप क्या देख पा रहे हो? स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट आर हैविंग द सेम नेम, राइट, आर हैविंग द सेम नेम। सो इफ देयर इज सेम नेम, स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट, ये ऑटोनिम है। ये किसका नाम है? ह्यूमंस का नाम है। ह्यूमंस किस में आते हैं? ह्यूमंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। सो कैन यू राइट वन पॉइंट अकॉर्डिंग टू नीड्स? और वो पॉइंट ये है, ऑटोनिम एंड टॉटोनिम, दिस टू कॉन्सेप्ट है, ऑटोनिम एंड टॉटोनिम, दिस टू जो आपको एक्सप्लेन किया मैंने, दिस टू आर यूटिलाइज्ड only and only are followed by ICBN. What is ICBN? यहाँ 4 आया, 4 मैंने बताया आपको ऐसे याद रखना है। ICBN इंटरनेशनल कोड
of zoological nomenclature. So zoo मतलब what? Zoo means what? Zoo means animals. Zoo means animals. So animals only follow autonym and tautonym. Botanical nomenclature or plants do not follow autonym or tautonym. Example दूं, देखो ये क्या है? दिस इज ऊपर वाला, ये है पत्ता, ठीक, ये है फूल, और ये है आपकी गांठ गोभी। ऐसा लिख सकते हैं, लिखना नहीं है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको तीन नाम दिख रहे हैं, ये पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये गांठ गोभी, तीनों भी किस में आते हैं? तीनों भी प्लांट्स में आते हैं। ऑल दे कम्स अंडर प्लांट। तो डू प्लांट फॉलो टॉटोनिम और ऑटोनिम? आंसर इज नो। कंपेयर कर लो। पहली बात, कितने नेम है? 3 नेम है। इस ब्रासिका ओलेरासिया कंपस्ट्रिस में कितने नेम दिख रहे हैं आपको? 3 नेम दिख रहे हैं। 3 नेम के हिसाब से जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, सब स्पेसिफिक एपिथेट। So is the specific epithet and the subspecific epithet having the same name? देखो नहीं है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट सेम नहीं दिखेगा, और ना आपको यहाँ दिखेगा। मतलब आई हैव गिवन द एग्जांपल, क्या प्लांट ऑटोनिम प्रोसीजर फॉलो अप कर रहा है? आंसर इज नो। दोनों स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है मतलब वो ऑटोनिम को फॉलो अप नहीं करते हैं। और एक चीज बोल दूं, ऑटोनिम में हमेशा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट आप खुद से लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। कैसे? टॉटोनिम में क्या होता है? टॉटोनिम में जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। क्या टॉटोनिम में सब स्पेसिफिक एपिथेट का कुछ भी काम है? नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि टॉटोनिम की डेफिनेशन ये स्टेट करती है, if the generic name and the specific epithet is same, right, then only that is called as tautonym. So is there any role of the subspecific epithet under the tautonym criteria? No. तो tautonym में कौन सा nomenclature follow है? Binomial, 2 नेम। और अगर ऑटोनिम की बात की जाए, ऑटोनिम में आपको कितना दिखता है? ऑटोनिम में आपको 3 नेम दिखते हैं। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज फॉलोड बाय ऑटोनिम। अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सोचोगे तो there are approx 38 chapters in your syllabus, 38 to 39 chapters. If you want to give any of the entrance examination, if I am specially saying about biology, so teacher will explain you this much. अगर इतना syllabus है, teacher will explain you this much. You have to cover up the aspects. आपको इन सभी के एस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे कि ये आजू बाजू कैसा है। सर आपने इतना हैंड बोला है, सर ये क्यूब है, स्क्वायर है, यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज, राइट। तो आप खुद ही सोच सकते हो। ये जैसे मैंने whenever a student prepare his mindset to give any other entrance examination, you want to go into the depth of the water. आप उस कॉन्सेप्ट में, जैसे पानी के डेप्थ में जाते हो, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट के आप डेप्थ में जाइए, राइट। तो टॉटोनिम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट आया है ना। तो अगर मैं आपको सवाल पूछूं, बहुत सारे ऐसे, और एक ऑटोनिम है, टॉटोनिम, ये 2 आया, और 2-3 है निम्स, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं निम्स बेसिकली नेम, ऑटोनिम, ठीक है। तो और 2-3 नेम्स है, बट सिलेबस में नहीं है। पर अगर मैं आपको 3-4 ऐसे कुछ ऑप्शंस दे दूं, एग्जामिनर हमेशा ऑप्शंस इंटरचेंज कर देता है। और अगर आपको पूछूं टॉटोनिम में इनमें से किसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो अप किया जाएगा, राइट। तो अगर उसमें एक ऑटोनिम ऑप्शन है, ठीक है, ऑटोनिम ऑप्शन है, द फर्स्ट दैट यू हैव टू नेग्लेक्ट इज ऑटोनिम। क्योंकि ऑटोनिम का डेफिनेशन है स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसमें कितने नेम्स आएगा? इसमें 1, 2, 3 नेम्स आएगा। आप ऐसा समझो, wherever it is necessary, binomial nomenclature is extended to trinomial nomenclature, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप अगर 4 रोटी खाते हो, अगर सब्जी बहुत अच्छी बनी है और अगर आपके मुंह से पानी गिर रहा है, तो आप 4 जगह की जगह 5 रोटी खा सकते हो। पर इसके मतलब ये हो गया क्या कि आप हमेशा 5 रोटी खाओगे? नहीं। तो आपकी डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं बन चुकी है। आपकी डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ये है कि आप 3 रोटी में 4 रोटी में खाने पे बिलीव करते हो, ठीक है। तो अगर 4 रोटी आप रोज खाते हो, मतलब you always eat or you are always dependent upon 4 chapatis. If you are hungry, if you feel that the curry or the vegetable, right, basically curry prepared by your mother is more delicious, right, and your salivation is in your mouth, salivation is occurring in your mouth, then you can take 5 chapatis. That do not mean that you are a habitat for eating 5 chapatis per day. No, your habitat, your scheduled, your routine to eating 4 chapatis per day. Exactly similarly, every species will be named according to
binomial nomenclature, but whenever it is necessary, the binomial nomenclature is extended to the trinomial nomenclature. राइट ज्यादा से ज्यादा आपको क्या याद रखना है, द मोर यू हैव टू रिमेंबर इज दैट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दो आएगा, तो टॉटोनिम फॉलोज टू नोमेनक्लेचर, ऑटोनिम फॉलोज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। उसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक सेम, इसमें स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक सेम हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट यू हैव टू राइट इज दैट ऑटोनिम एंड टॉटोनिम बोथ आर यूज्ड फॉर एनिमल्स ओनली, नॉट बाय प्लांट। ऊपर कैटला, ऊपर फिश, रैट और स्नेक तीनों भी एनिमल्स थे, यहाँ पर होमोसेपियंस है, ये भी ह्यूमन एक एनिमल है। तो ऑटोनिम एंड टॉटोनिम बोथ आर फॉलोड फॉर एनिमल्स ओनली, नॉट फॉर प्लांट्स, नॉट फॉर बॉटनी स्पीशीज, राइट। तो आईसीबीएन आपको ये भी सवाल पूछ सकता है नीट में या एमएसटीसीसी में, बेसिकली नीट में ही ये जो पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं, नीट के पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आपको सवाल इस तरीके भी आ सकता है, आंसर बी according to ICBN and ICZN, which rule is prioritized, or what does ICBN or ICZN follow? या बेस्ट क्वेश्चन पूछूं, बेस्ट क्वेश्चन कैन बी इन दिस मैनर, in the following what do ICBN do not include? कहीं ना कहीं अगर लिखा रहा टॉटोनिम you have to neglect, कहीं ना कहीं अगर लिखा रहा ऑटोनिम you have to neglect, you have to reject the answer. Why? Autonym and tautonym are not under botanical. Okay. Moving on to the next topic. There are again some words according to the entrance point. बहुत simple है, उसके बाद हम कुछ interesting point पढ़ेंगे। So the word is called as holotype. Holotype. ये आपको एकदम small 1 mark वाले questions ऐसे आते हैं ना, वैसे टाइप अगर पूछेगा ये आपको। So next जो word आ रहा है, it is holotype. ठीक, तो पढ़ते हैं होलोटाइप का। व्हाट डज होलोटाइप स्पेसिफाई? तो होलोटाइप का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई साइंटिस्ट ने पहली बार अगर कोई स्पीशीज डिस्कवर्ड किया है, whenever the species is discovered first time, तो उसका पहली बार स्पेसिमेन मिलेगा। देखो ये वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है, होलोटाइप को समझते हैं अच्छे से। उसके पहले एक वर्ड लिख लेते हैं, देखते हैं, इसका नाम है स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? What do I mean by specimen? Right? So कभी भी कोई स्पीशीज का कोई रेमिनेंट या फॉसिल पार्ट या बचा हुआ पार्ट या डिस्कवर्ड पार्ट या फाइंड आउट किया हुआ पार्ट या कोई भी ऐसा कोई भी स्पीशीज का डेड रिमेन्स, ठीक है, डेड रिमेन्स ऐसे बोलूं, या मैं ये भी कह सकता हूँ किसी स्पीशीज का एक ऐसा पार्ट जो कंजर्व करके लिया है, जो बचा करके रखा है, दैट इज स्पेसिमेन। Specimen is basically the conserved part of any species. It is specimen, right? Most of the time, specimen is the word utilized for dead organism. जैसे मैं अगर बोलूं तो recently आप इस पर देखना न्यूज पर एक मैमथ बेसिकली एक बड़ा सा एक ये वाला टीथ वाला एलिफेंट जैसा दिखता है, तो एक मैमथ का फॉसिल डिस्कवर्ड किया है, मतलब उसके बोन्स डिस्कवर्ड किए हैं। 2 ही दिन पास हुए उस चीज को, 2 या 3 दिन, तो आप न्यूज देखिएगा उसमें। तो एक मैमथ डिस्कवर्ड किया है। मैमथ मतलब एक बहुत जैसा ऐसा मैमल दिखता है आपको। मैमल मतलब जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, आई एक्सप्लेन यू। तो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, तो बहुत बड़ा मैमथ रिसेंटली फाइंड आउट किया गया, और उसमें क्या थे? फॉसिल्स थे। फॉसिल्स मतलब उसके बोन्स थे, राइट। तो बोन्स के हिसाब से उस स्पीशीज की स्टडी की जाएगी कि कब अब से कब तक एग्जिस्ट किया होगा, समझ रहे हो? जैसे सिंपल सा बोलूं, क्या आपके घर में खाना बुझ चुका है, हाँ, लगभग मम्मी खाना की बुझे हुए खाने की स्मेल लेकर ये अंदाजा लगा लेगी कि ये खाने को बुझे हुए कितने दिन हो चुके हैं। तो क्या वो खाना खाने लायक है? नहीं है। पहली बात, वो खाना खाने लायक नहीं है। जो कोई खाएगा वो जाएगा कहाँ पर? ऊपर नीचे हॉस्पिटल। तो द भूसा हुआ खाना, द फंगस, और जिसमें वो रॉटन हो जाता है फूड, ठीक है, तो वो जो खाना भूसा हुआ है, वो खाने की स्मेल लेकर लगभग माँ अंदाजा लगा लेती है, लगभग माँ मदर अंदाजा लगा लेगी कि इसको कितने डेज पास हो चुके होंगे, कितने दिन से यहाँ पर रखा है। आपने बहुत बार देखा होगा, हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, मेनी ऑफ द फंगस हैव द प्रॉपर्टी कि वो आपके स्टील के बर्तन में होल कर देते हैं। अगर आप 1-2 महीना किसी फूड को एक डब्बे के अंदर बंद रखो, तो आपको नजर आएगा कि वो स्टील इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यू नो, स्टील कितना हार्ड होता है, आप उसको हाथ से तोड़ नहीं सकते हो। तो वो स्टील को भी वो होल कर देता है, छोटा सा फंगस। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रहती है फंगस, इतना सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतना सा, पर डिवाइड करके रेप्लिकेट करके, सोचो ऐसा क्या करता होगा
जो टीन भी, ठीक है, बर्तन का जो टीन रहता है वो टीन या जर्मन जो भी होता होगा आपका वेसल, उस जर्मन में भी या उस स्टील में भी होल करके स्मॉल 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 होल कर देगा। और अगर आप उसमें पानी डालोगे ना तो पानी नीचे से छनने लग जाएगा। जैसे छन्नी रहती है ना, सीव रहती है ना, सीव छानते हैं, तो वैसे डब्बे को आप पकड़ो तो डब्बे से पानी छनने लग जाएगा, ठीक है। तो एक स्पीशीज में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर कोई फूड बुझ चुका है, कोई फूड जो है वो खराब हो चुका है, तो मम्मी बराबर अंदाजा लगा लेती है ना क्या वो फूड अलाइव है, मतलब क्या वो फूड अच्छा है खाने के लिए, नहीं खराब हो चुका है। इसी तरीके से अगर कोई 10,000 20,000 साल पहले कोई स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, या 1,00,000 2,00,000 साल पहले वो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट कुछ समय बाद जाकर वो डेड हो गया, वो मर गया, वो अब उस पर अर्थ पर उसकी एक भी स्पीशीज नहीं है, पर क्या उसके बोन्स डिग्रेड होगा? बोन्स नेवर डिग्रेड। बोन्स इज द हार्डेस्ट मैट्रिक्स, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। बोन्स सबसे ज्यादा हार्ड है, तो क्या वो सॉइल में जाकर डिग्रेड होगा? आंसर इज नो। अगर वो डिग्रेड नहीं होगा तो क्या सर वो वक्त के चलते चलते वो खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका डीमिनरलाइजेशन हो सकता है थोड़ा हद तक, पूरा नहीं। डीमिनरलाइजेशन मतलब बोन्स में कौन सा मिनरल रहता है? कैल्शियम आयन रहता है। तो अगर कैल्शियम आयन इधर उधर थोड़ा बहुत जाता है, उसके लिए भी बहुत लंबा सालों का पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ऐसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसके मिनरल्स नहीं जाएगा। मतलब सिंपल एक स्टेटमेंट, बोन्स डू नॉट डिग्रेड, मोस्ट ऑफ द टाइम बोन्स डू नॉट डिग्रेड। वो जैसे स्टेट में है वैसे स्टेट तक ज्यादातर रहते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे लिए एक पार्ट बन जाता है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। हाँ, पूरे बोन्स को अरेंज किया, अरे ये तो एक बड़ा सा डायनासोर बन गया। तो एक स्पेसिमेन क्या है, ठीक है, स्पेसिमेन is the remnant or is the remain part of a species। ठीक है, एक स्पीशीज का बचा हुआ पार्ट या कंजर्व किया हुआ पार्ट या स्टोर किया हुआ पार्ट या कलेक्टेड पार्ट या डिस्कवर्ड पार्ट, किसी एक स्पीशीज का डिस्कवर्ड, कलेक्टेड, प्रिजर्व पार्ट इज कॉल्ड एज स्पेसिमेन। होलोटाइप मतलब क्या? आज अगर आप आम के पेड़ को देखकर कहते हो कि ये आम का पेड़ है, मतलब किसी ने कभी ना कभी तो आम की स्टडी कर उसको पहचाना होगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा फ्रूट है, इसमें पल्प मतलब अंदर का फ्लूइड पार्ट, राइट, जो दबता है, पल्प, ठीक है, PULP पल्प। तो आम को दबाने से अगर वो पक चुका है तो वो पल्प रहेगा, अगर वो राइपन नहीं हुआ है, नहीं पका है, तो वो हार्ड रहेगा, ठीक है। तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने पहली बार कोई स्पीशीज को डिस्कवर किया होगा, डेफिनेटली है। तो होलोटाइप मतलब क्या? पहली बार जब कोई स्पीशीज, पहली बार, द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर ए स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड, दैट न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज होलोटाइप। आई रिपीट, whenever first time a new species, पहली बार एक नया स्पीशीज डिस्कवर किया जाएगा और डिस्क्राइब कर कर उसका नेम लिख दिया जाएगा, दैट स्पेसिमेन, स्पीशीज डिस्कवर किया, उसको नेम कर दिया, लेबल कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, बेसिकली उसका कैरेक्टर नोट डाउन किया, हाँ आम है, ऐसा ऐसे इस प्रकार से कैरेक्टर देख लिया, अगले दिन उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अरे तो रोज ही देखता हूँ, ये तो गोल सा लगता है। उसके बाद उसका नाम रख दिया मैंजिफेरा इंडिका, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू ICBN, क्योंकि बॉटनी है वो, प्लांट मतलब प्लांट है तो प्लांट बॉटनी में आता है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ICBN उसका नेमिंग कर दिया जाएगा। और अगर आप नेमिंग कर दिया गया है तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर फॉलोड? उसे कहेंगे हम होलोटाइप। क्यों? पहली बार अगर कोई साइंटिस्ट किसी स्पीशीज को डिस्कवर करके उसका डिस्क्रिप्शन करके उसका नेम लिख दे तो वो होलोटाइप, राइट। सो नेक्स्ट टाइम राइटिंग, नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज आइसोटाइप। आइसोटाइप, ठीक। तो देखो आइसोटाइप क्या है? आइसोटाइप एक जेरॉक्स कॉपी का मैकेनिज्म है। किसी एक पर्सन ने, धरती पर किसी एक साइंटिस्ट ने एक मैंगो का प्लांट डिस्कवर करके उसका मैंजिफेरा इंडिका नाम रख दिया। ओके, मैंजिफेरा इंडिका नाम रख दिया। तो पहली बार जब किसी ने मैंगो का प्लांट डिस्कवर किया होगा मैंजिफेरा इंडिका, तो उसका नाम क्या रखा? होलो, मतलब उस प्रोसीजर को हमने क्या कहा? होलोटाइप, ठीक है। तो यहां लिख दूं, इट इज द ओरिजिनल स्पेसिमेन। पहली बार जब कोई ओरिजिनल स्पेसिमेन डिस्कवर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज योर होलोटाइप। एंड व्हेनेवर आपको, जब भी आपको एक ओरिजिनल स्पेसिमेन के जैसा ही एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटाइप, ठीक है। सो व्हाट इज आइसोटाइप? Isotype, whenever a species is referred to as the holotype, then that is called as isotype। holotype क्या था? एक ओरिजिनल कॉपी बनी थी, ठीक है। सपोज दैट योर प्रिंसिपल गिव्स यू ए TC, ठीक है। TC मतलब अच्छे काम के लिए आप पास आउट हो चुके हो, 10th से 11th में जा रहे हो, तो आपको एक TC लिख कर दिया, वो TC आपको दी। TC इज द फर्स्ट स्पेसिमेन, फर्स्ट वो ओरिजिनल कॉपी है जो किसी पर्सन ने आपको दी है, राइट।
दैट इज द होलोटाइप। आपको आ गया, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज होलोटाइप, दैट शीट इज नॉट कॉल्ड एज होलोटाइप। दैट प्रोसीजर फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिमेन एनी ऑफ द कॉपी, ऐसा समझो स्पेसिमेन बेसिकली स्पीशीज के लिए यूज होता है, वहां पर कॉपी हो रही है तो क्या वो जिंदा है? क्या नहीं, क्या वो स्पेसिमेन कहलाएगा? कि वो स्पीशीज नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, पेपर। So whenever a principal gives you a TC, that is what, that is the first original copy given by some person to the next person. Okay, discovered किसने किया? प्रिंसिपल ने किया। प्रोसीजर क्या कहलाएगा? होलोटाइप। तो जब भी कोई साइंटिस्ट पहली बार कोई स्पीशीज को डिस्कवर करता है, that is procedure is called as holotype. Now the TC is brought by you to your father. Your father takes the TC and does a xerox copy. ठीक है, क्या करते हैं फादर उस टीसी का जेरोक्स कॉपी करते हैं। सो ओरिजिनल कॉपी का अगर एक जेरोक्स कॉपी बनाया जाए, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, जितने जेरोक्स कॉपी बनाना है, अगर किसी की जेरोक्स कॉपी बनाई है तो क्या है? इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लाइक द होलोटाइप, बट इट इज इट दैट इट इज द होलोटाइप? आइसोटाइप का मतलब क्या है? जब भी कोई ओरिजिनल स्पीशीज को देखकर कोई दूसरा रेफर करके, ओरिजिनल स्पीशीज को रेफर करके कोई दूसरा स्पीशीज बनाया जाए, मतलब उसी स्पीशीज जैसा और एक स्पीशीज बनाया जाए, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज आइसोटाइप। So simple is that if a specimen is derived, simple statement बोलता हूँ definition, if a specimen is derived by referring the specimen of the holotype, that specimen is called as isotype. तो अगर आइसोटाइप का एक नया स्पीशीज बन रहा है होलोटाइप को देखकर, तो सिंपल सा एक लॉजिक लगा लो, आइसोटाइप का एक स्पीशीज बन रहा है होलोटाइप को देखकर, तो होलोटाइप का स्पीशीज कैसा रहता है? ओरिजिनल। मतलब आइसोटाइप अगर होलोटाइप को देखकर एक स्पीशीज बना रहा है, तो आइसोटाइप कैसा कॉपी बना रहा होगा? डुप्लीकेट। गेटिंग माय पॉइंट? आई हैव रिटन होलोटाइप इज द ओरिजिनल स्पेसिमेन, आइसो मींस सेम टाइप, सेम जैसा, आइसो मींस सेम। ठीक है, सो आइसोटाइप, टाइप कैसा उसका? सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है। तो एक जैसा ही स्पेसिमेन है, जैसा इसका है वैसा इसका है, जैसा आपको टीसी लगता है वैसे का वैसे जेरोक्स किया है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोटाइप हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, the final is called as new type. बहुत सिंपल है, नाम कंफ्यूजिंग है, न्यू टाइप। ठीक है, बहुत सिंपल है। इफ एनी ऑफ द होलोटाइप इज लॉस्ट, अगर आपकी ओरिजिनल टीसी गायब हो जाती है, तो जेरोक्स कॉपी को ओरिजिनल जैसे अगर ट्रीट किया गया है तो उसे कहा जाता है न्यू टाइप। सिंपल बोलो, धरती पर एक पहला इंसान आया, ओके सर, उसने बोला मैंजिफेरा इंडिका नाम रखूंगा और इसको आम है जग भर को बताऊंगा। कोई आम कहेगा, कोई कुछ कहेगा, मैंने क्लियर कर दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, 2 नेम का फॉलो करेंगे और उसको नेम कर दिया, हाँ ये आम है। उसको इसमें गाड़ दिया और उसने पहली बार डिस्कवर कर दिया दिस इज मैंजिफेरा इंडिका। दैट साइंटिस्ट हु हैव फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड मैंजिफेरा इंडिका, इट इज होलोटाइप। गेटिंग? मैंजिफेरा को इंडिका को देखकर इंडिया वाला पर्सन बोला मैं भी मैंजिफेरा इंडिका लाऊंगा, इंडिया में मैं भी मैंजिफेरा इंडिका की खेती करूंगा। ओके, तू जा जहां पर मैंजिफेरा इंडिका, जिस किसी पर्सन ने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंजिफेरा इंडिका के लास्ट में हम लिखते हैं लीन। ठीक है, नाम लिखते हैं मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका, एंड लास्ट में मैं लिख रहा हूँ लीन, अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ मैंजिफेरा इंडिका लीन, मतलब मैंजिफेरा इंडिका जो लिनस ने डिस्कवर किया था, दैट इज होलोटाइप। पहली बार जिस किसी स्पीशीज ने किसी प्लांट को डिस्क्राइब करके उसका कैरेक्टर देखकर उसका नोमेनक्लेचर कर देगा, आइडेंटिफिकेशन करके, पहले डिस्क्रिप्शन मतलब कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद देख लिया हाँ ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसका नाम रख दिया। तो जब पहली बार कोई इंसान, कोई साइंटिस्ट किसी स्पीशीज का पहली बार नोमेनक्लेचर करता है, दैट इज द होलोटाइप। मैंजिफेरा इंडिका है, अच्छा, लिनस ने बनाया, अच्छा, बताओ कहाँ रहता है? अच्छा, वो इंडिया के बाहर रहता है क्या? हाँ, इंडिया के बाहर रहता है। ठीक है, मुझे इंडिया की जो जनता है बहुत आम जनता है, ठीक है, आम जनता है, आम खाना बहुत पसंद करती है, तो क्या करोगे? मैं मैंजिफेरा इंडिका लाऊंगा। अच्छा, मैंजिफेरा इंडिका लाओगे, कहाँ से लाऊंगा? वो कैरलस लिनस है ना, जिसने बाहर मैंजिफेरा इंडिका का नाम रखा है और वहां पर उसका नामांकन किया है, वहीं से मैंजिफेरा इंडिका इंडिया में भी लाऊंगा। तो किसी स्पीशीज का अगर डुप्लीकेट कॉपी आपको बनाना है स्पीशीज को देखकर, right? Isotype is what? If you are referring the original species and you have make a copy, duplicate copy, that is isotype. तो अगर इंडिया में आपको अगर यही मैंजिफेरा इंडिका लाना है तो लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ओरिजिनल नहीं हो, वो ओरिजिनल नहीं है, वो आइसोटाइप है। लास्ट,
अगर गलती से मैंजिफेरा इंडिका ओरिजिनल कॉपी कहीं पर स्टोर करके रखी गई है, अगर वो खत्म हो जाती है, ठीक है, मानकर चलो जहां पर लिनस ने, जिस गार्डन में लिनस ने पहली बार मैंजिफेरा अगर डिस्कवर्ड किया होगा, अगर वहां से मैंजिफेरा इंडिका खत्म हो जाता है, तो जो भी धरती पर ज्यादा से ज्यादा मैंगो के स्पीशीज है, आइसोटाइप डुप्लीकेट कॉपी है, वही कंसिडर कर लिए जाते हैं होलोटाइप। समझा? तो नियोटाइप इज व्हाट? If any of the original species, that is, if the holotype is lost, or the original species is lost, जो दोनों भी बोलोगे तब भी चलेगा। So if the original species is lost or the holotype is lost, then the isotype will be considered as neotype, right? So बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली बार डिस्कवर्ड किया मार्कर, किसने बनाया सर? मैंने बनाया। मानकर चलो नहीं बनाया मैंने, पहली बार बनाया मार्कर, ओके सर। फर्स्ट टाइम आपने बनाया है सर, कौन सी कलर का लिखता है? ब्लैक दिख रहा है ना ऊपर, ठीक है, ब्लैक। तो कौन सी कलर लिखता होगा? डेफिनेटली ब्लैक। तो ब्लैक इंक का मार्कर पहली बार मैंने बनाया, मैंने लिख दूंगा ब्लैक इंक मार्कर मेड बाय रोहित सर, लिख दिया, पहली बार बनाया। क्या ये होलोटाइप? इसके जैसा ही आप में से कोई आया, सर आप ही कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत ही खुशी होगी, मेरे जैसा काम आप भी करते हो, मैंने पढ़ाया आप भी पढ़ाओगे कभी, ठीक है, मैंने मार्कर बनाया आप भी बनाओ। तो मैंने ब्लैक कलर का मार्कर बनाया, पहली बार बनाया, ओरिजिनल कॉपी बनाई, होलोटाइप। इसके जैसा ही चोरी कर कर आपने भी देखा कि हाँ सर हम भी ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ जीवन में नया करेंगे, आपको देखकर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आपने की चोरी, इसको देखकर, ओरिजिनल कॉपी को देखकर, सर हमने भी तैयार किया है, राइट, हमने भी तैयार किया है, देख लो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं एग्जैक्टली सिमिलर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट, तो ये है दोनों एग्जैक्टली सिमिलर। तो मैंने बनाया था ये, आपने बनाया ये जो पहली बार जो मैंने बनाया, दिस इज व्हाट, दिस इज होलोटाइप। इसके ही जैसा एग्जैक्टली कॉपी आपने बनाया, दिस इज आइसोटाइप। ये कैसा है? डुप्लीकेट। ये कैसा है? ओरिजिनल। ओरिजिनल को देखकर दूसरा बनाया, आइसोटाइप। If the holotype is lost, then the isotype will be considered as your holotype, that is called as holotype. इसको देखकर, आपको देखकर, अगर मेरा मार्कर किसी ने चोरी कर लिया, मानकर चलो गायब हो गया, अगर मेरा मार्कर जो चोरी हो चुका है, मेरे मार्कर को अगर चोरी हो चुका है, और आपका मार्कर किसी दूसरे के लिए ओरिजिनल बनता है, और उसने आपके मार्कर जैसा ही एक दूसरा मार्कर बना लिया, तो वो नहीं होता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So these are the three concept, holotype, isotype और neotype। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, राइट। तो एग्जाम में जरूर पूछता है ये, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। So these are the three words which are important for you, राइट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने देख लिए हैं कुछ एक रूल्स के हिसाब से मैंने आपको प्रायोरिटी बताई। उसके बाद हमने ऑटोनिम और टॉटोनिम पढ़ लिया, ठीक है, किसके लिए यूज होता है, किस टाइप से यूज होता है हमने देखा। उसके बाद हमने 3 और स्टेप्स पढ़े, होलो, आइसो और नियो। अब देखते हैं हम जो अगला प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन। अब हमारा नोमेनक्लेचर यहाँ पर खत्म होता है, मतलब किस तरीके से किसी स्पीशीज का नामांकन किया जाएगा वो हम देख चुके हैं। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब किसी स्पीशीज का किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाए, ठीक है, क्या उसका मेन प्रायोरिटाइजेशन होगा। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको एक स्टेप वाइज, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन के जो अंदर हमारा शब्द आता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमैटिक। व्हाट इज सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के अंदर? क्लासिफिकेशन बेसिकली स्टेप वाइज प्रोसीजर है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, मैं लिखता हूँ, क्लासिफिकेशन इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है। वो जो अब तक हमने पढ़ा, ऑटोनिम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, होलोटाइप, आइसोटाइप, नियोटाइप नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आएंगी, ये 3 स्टार मार्क लगा दो, जैसे ट्राई स्टार होटल लिखते हैं ना, 5 स्टार होटल, एचएस को 5 स्टार लगा दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस बेसिस पर, जैसे हमने पढ़ा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन,
फिर बाद में नोमेनक्लेचर और बाद में क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो CINC डिस्ट्रिक्ट नहीं है, CINC। तो कैरेक्टराइजेशन देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया स्पीशीज को, नाम भी रख दिया, कौन से बेसिस पर, बाइनोमियल, और कभी कभी जरूरत पड़ी तो ट्राइनोमियल, देख लिया। लास्ट जो हमको पढ़ना है वो है